मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गुड्डू को गोलू और डिम्पी दोनों ही लेके अपने साथ भाग रही है और उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ में जेपी यादव मुन्ना को पकड़वाने के लिए सीधा कालीन भैया को एक धमकी देते हैं कि अगर आप मुन्ना को नहीं देते हैं तो हम मुन्ना को उठवा लेंगे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग जौनपुर से होती है। हमें यहाँ पे रतिशंकर की हवेली दिखाई जाती है, जहाँ पे उसकी तीसरे की बैठक हो रही थी। साथ ही में यूसुफ पहुँचता है। ये वही आदमी है जो कि लाला का समधी था और इनका बेटा मरा था। यूसुफ इस समय शरद से मिलने के लिए आया था और बताता है कि बस उसे एक बार अगर वो मुन्ना से मिलवा दे तो वो शरद को कई सारे पैसे, जवाहरात, हर एक चीज दे देगा, पावर वगैरह, उसे जो कुछ भी चाहिए। लेकिन यूसुफ खुद मुन्ना से बदला लेगा। शरद उस समय कोई डिसीजन नहीं लेता और यूसुफ को कहता है कि आप हमारे घर पहली बार आए हैं, आप खाना वगैरह खा के जाइएगा, आप हमारे मेहमान हैं और यहीं रुकिए। इसी के साथ दूसरी तरफ पता चलता है कि कालीन भैया मकबूल को कहकर मुन्ना को फोन लगाने के लिए कह रहे थे और मुन्ना कॉल नहीं उठाता। पता चलता है कि मुन्ना अपने साथ में कई सारे लड़कों को लेके गाड़ियां भर के जौनपुर पहुंच गया था, वो भी उसी दिन जिस दिन रतिशंकर की तीसरे की बैठक थी। शरद से मिलने के लिए इस समय एक बहुत ही खास कैरेक्टर पहुंचता है जिसका नाम भरत त्यागी था। इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन है। साथ ही में एक दद्दा नाम का आदमी है जिसके साथ में भरत त्यागी रहता है। रतिशंकर के उससे अच्छे कनेक्शन थे। इसी के कारण दद्दा ने रतिशंकर के लिए शरद को एक लेटर भी भेजा था। शरद को यहाँ पे आके बताया जाता है कि मुन्ना कई सारे लोगों के साथ हवेली के अंदर घुसने वाला है। शरद बिना कुछ प्रॉब्लम के उनको अंदर आने देता है। मुन्ना आता है और उसके बाद में शरद को कहता है कि यार तुम्हारे पिताजी की तीसरे की बैठक थी, तुमने इनविटेशन नहीं भिजवाया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में मुन्ना बोलना शुरू करता है कि देखो हम तो जौनपुर लेने के लिए आए हैं। शरद को पहले लगता है कि मुन्ना मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर मुन्ना कहता है कि देखो हम जौनपुर लेके जाएंगे, यहाँ पर हम अपने इतने सारे आदमी लेकर आए हैं, 4-5 लोगों की लाश पिछेगी, अगर तुम प्रेम से देते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वायलेंस शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पिताजी की तीये की बैठक के साथ में 2-4 और आदमियों की भी तीये की बैठक हो जाएगी और शोक सभा यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो बोलो गोलियां मारना शुरू करें। तो शरद कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें जौनपुर नहीं देंगे, पीढ़ियां बदल गई है, पिताजी की दुश्मनी तुम्हारे पिताजी के साथ थी, हमारे पिताजी चले गए हैं और अब आने वाली पीढ़ी को राज करना है। हम नहीं चाहते जौनपुर को, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हम मिर्जापुर के अंडर रह के काम करें, तुम्हारा हाथ हमारे सर पे रखो, हम जौनपुर का काम संभालेंगे और तुम्हें हर एक चीज का अपडेट देते रहेंगे, उसके बाद जैसे तुम्हारी मर्जी। यानी कि मुन्ना के एक बार कहने के अंदर ही शरद ने जौनपुर को छोड़ दिया। मुन्ना को 1 मिनट के लिए तो बिलीव ही नहीं होता कि क्या शरद झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या उसने सच में सरेंडर कर दिया। बिना गोली बंदूक चलाए सब कुछ इतना इजीली कैसे निपट गया। लेकिन उसी वक्त मुन्ना शरद से लॉयल्टी मांग लेता है कि देखो तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम बस हमें लॉयल्टी का प्रूफ दो। तभी शरद मुन्ना को घर के अंदर लेकर आता है और बोलता है कि आप हमारे मेहमान हैं, आपके लिए हम लॉयल्टी जरूर प्रूफ करेंगे। मुन्ना जैसे अंदर आके देखता है तो अंदर यूसुफ बैठ के खाना खा रहा था। यूसुफ खड़ा हो जाता है मुन्ना को मारने के लिए और मुन्ना पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसे कि लाला की शादी में हमने मारा था। यूसुफ मुन्ना को मारना चाहता था, लेकिन उसी वक्त एक आदमी यूसुफ को इतनी बुरी तरीके से पकड़ता है और यूसुफ के झटपटाने पे यूसुफ को ही मुन्ना के सामने गोली मार दी जाती है। इसका मतलब था कि शरद जो की है वो मुन्ना से लॉयल बनने के लिए उसके एक आदमी को टपका देता है। मुन्ना मान चुका था कि शरद लॉयल है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पता चलता है कि जिस घर पे गुड्डू को रखा गया था उस घर को ये सारे लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं। बेचारे डॉक्टर को जो पकड़ा था वही डॉक्टर अब गाड़ी चला रहा था। गोलू को बीच बीच में नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उठ के बैठ जाती है। एक जगह ये लोग गाड़ी रोकते हैं रात के अंदर और गोलू डरी हुई थी कि कहीं ये धोखा ना दे। तब ये डॉक्टर कहता है कि 4 बार आप लोग सोए थे और 4 बार हमारा मन बदला था कि गाड़ी छोड़ के भाग जाए। क्या कर लेते आप लोग अगर हम गाड़ी छोड़ के भाग जाते? तो हम कुछ नहीं करेंगे आप लोगों के साथ में, आप निश्चिंत रहिए। जिस ढाबे पे ये लोग रुके थे उसी ढाबे पे गुड्डू बाबर को कॉल करता है, क्योंकि गुड्डू के पास इस समय अगर कोई लॉयल इंसान था तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबर ही था। इसी के साथ में सीन यहाँ त्रिपाठियों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये सारी बात जब कालीन भैया और बाबूजी को पता चलता है तो इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि बिना गोली चले एक भी आदमी का खून नहीं बहा और तुम जौनपुर ले आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे मुन्ना खुद की होशियारी मारने के लिए कहता है कि हाँ, शरद तो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, वो तो डर गया था हमसे बहुत बुरी तरीके से। खैर जो भी हो, हमने आपके सामने जौनपुर ला के दे दिया है, अब तो आप हम पे जरूर प्राउड करेंगे। कालीन भैया को ये तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये सारी चीजें हुई कैसे, लेकिन जो भी था मुन्ना कहीं ना कहीं संभलने लगा था, यानी कि वो आगे जाके गद्दी संभाल पाएगा। पीछे से भी ललित बोलने लगा था कि अरे भैया आप जानते नहीं है, मुन्ना भैया जब गए थे ना तो शरद की तो उन्होंने जोरदार से ले ली थी, शरद तो डर गया था, कपकपाने लगा था। इसी के साथ में यहाँ पे कट्टों के बिजनेस के बारे में भी बोला जाता है और साथ ही में बाबूजी कालीन भैया से जेपी यादव के बारे में पूछते हैं कि तुम जेपी यादव से मिलके आए थे ना? तो कालीन भैया बताते हैं कि हाँ, बस कुत्ते की जैसे भौंक रहा था वो और उसके पास कोई काम ही नहीं है। तो बाबूजी आइडिया देते हैं कि जिसका वो कुत्ता है अगर मालिक को दोस्त बना लिया जाए तो कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। तो कालीन भैया कहते हैं कि हाँ, बस हमने भी यही सोचा है, हम कल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे, वो भी मुन्ना के साथ में। अब जो भी डीलिंग होगी वो सीधा मुख्यमंत्री के साथ में होगी, जेपी यादव को हटाना पड़ेगा। कालीन भैया ललित को भी कहते हैं कि ललित तुम चलोगे ना हमारे साथ में लखनऊ? ललित बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ हाँ भैया हम जरूर चलेंगे। कालीन भैया कहते हैं कि देखो तुम्हें मुन्ना का राइट हैंड बनना है, जैसे मकबूल है ना हमारा। तो ललित खुश हो जाता है कि क्या बात है, हम तो मुन्ना भैया के राइट हैंड बनेंगे। सीन जिसके बाद में शरद के ऊपर शिफ्ट होता है। शरद के साथ में
में चड्डा बैठा था और चड्डा कहता है कि आज आप आराम से मुन्ना को निपटा सकते थे यूसुफ के हाथ से और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते, तो फिर आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं होने दिया। तो शरद बताता है कि मुन्ना का होना नहीं होना हमारे लिए बिल्कुल एक बराबर है, हमें सीधा मिर्जापुर की गद्दी चाहिए और इस मुन्ना के पास में वो गद्दी नहीं है, गद्दी है कालीन भैया के पास में। कालीन भैया तक पहुंचने के लिए ये मुन्ना ही हमारी सीढ़ी बनेगा। यानी कि शरद यहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीके से गेम प्ले कर रहा था। इसी के साथ में पता चलता है कि डॉक्टर अपने साथ में गुड्डू, गोलू और डिम्पी को अपने घर ले आया था, जहाँ पे डॉक्टर की वाइफ इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से रखती है, खाना वगैरह देती है, जगह देती है और इन्हें आराम करने के लिए भी बोलती है। जिसके बाद हम बीना को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जा ही रही थी और तभी बाबूजी रोक लेते हैं और कहते हैं कि बड़े दिन हो गए तुमने हमारे पैरों पे तेल नहीं लगाया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कमरे के अंदर। बीना वापस से बुरी तरीके से डर जाती है कि अब आखिर वो क्या करे। इसी के साथ हम गुड्डू को देखते हैं। रात में जब सब सो रहे थे तो गुड्डू बस सोच रहा था कि बस कैसे भी करके वो खड़ा हो जाए, गन तक पहुंच जाए, और अगर एक बार भी वो गन तक पहुंच गया इसका मतलब है कि वो वापस से चलने लायक हो गया है। वो कैसे तैसे करके उठता है, उसके पैरों में बहुत जख्म थे फिर भी वो आगे बढ़ता है। गोलू के पास में ही गन रखी थी वहाँ से उठा लेता है और उसके बाद में खुद के हाथ में ले लेता है। वहीं पे सेम टाइम पे दूसरे हम बागी को देखते हैं, यानी कि बीना को। बीना ने भी अपने हाथ में गन ले रखी थी और वो खुद को मारने वाली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सिचुएशन में उसकी कोई मदद नहीं करेगा बल्कि वो हमेशा अब बाबूजी की स्लेव बन के रह जाएगी। इसी के साथ में गुड्डू गन को हाथ में उठा लेता है जबकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि उसे अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है। वहीं पे बीना को भी समझ में आ गया था कि आखिर वो खुद की जान क्यों लेगी इन बाबूजी के चक्कर में। उसे एक आइडिया आता है और वो वहाँ से बाबूजी के कमरे में जाती है और उन्हें झूठ झूठ बोलती है कि हम तो आपको हमेशा से ही कहना चाहते थे कि हमें आपके पास में आना है, हमें लगा था बस आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जब उस दिन आप हमारे साथ में थे ना हमें बहुत खुशी हुई और उस दिन के बाद से हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप हमें आज जाने दीजिए, कुछ दिनों बाद में हम वापस आएंगे, तब आप और हम अपने मन की करेंगे। बाबूजी को समझ में नहीं आता कि बीना आखिर बोल के क्या गई, लेकिन बीना ने जो भी बोला उस समय बाबूजी ने बीना को जाने भी दिया। बीना जैसे ही बाहर आती है तो उसकी शक्ल साफ बता रही थी कि इस वक्त तो वो बाबूजी से बच गई, लेकिन आगे उसे क्या करना है ये उसे नहीं पता था। इसी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देखते हैं जो कि आम जनता का दरबार लगा के बैठे थे और एक औरत की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कैसे उसकी पोती को जो गुंडे छेड़ रहे हैं वहीं की डीएसपी की डांट लगा के उसे वहाँ के गुंडों की एफआईआर लिखने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में कालीन भैया मुन्ना के साथ वेट कर रहे थे, मकबूल भी यहाँ पे था और ललित यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से काफी ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आ जाओ तुम मिर्जापुर, जितनी तुम्हें यहाँ पगार मिल रही है ना इससे ज्यादा पगार पे तुम्हें वहाँ रख लेंगे हम, कालीन भैया के साथ आए हम। मुन्ना उसे बैठाने की कोशिश करता है तो कालीन भैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, खेलने दो बच्चे को, खेल रहा है वो। इसी के साथ में मुख्यमंत्री इन सबको अंदर बुलाते हैं और साथ ही में कालीन भैया को ये भी बताते हैं कि हम बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। तो कालीन भैया कहते हैं कि ये तो बात हमें भी पता है, लेकिन फिर भी आप हमसे मिले, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो आपने हिस्ट्री तो जरूर निकलवाई होगी, आपके आशीर्वाद से पूर्वांचल में हमारा अच्छा खासा दबदबा है, हम यहाँ पे आपसे बस कुछ बात करने के लिए आए हैं, हमें डायरेक्ट आपसे डील करनी है, बीच में हमें किसी तरीके की दलाल की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कहता है कि जेपी यादव हमारा भाई है, तो कालीन भैया कहते हैं एक नंबर के अखंड चूतिए हैं आपके भाई, उन्हें कुछ नहीं आता जाता है, बीच का पैसा मारते हैं, ऊपर से वहाँ आके फालतू की बातें करते हैं, अगर हम आपको डायरेक्ट फंड पहुँचा रहे हैं तो हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे ना। अब बताइए वो वहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हमारा बेटा उनको चाहिए, अब भला कोई बाप अपने बेटे की बलि देता है क्या? आपको जो भी चाहिए हम आपको वो ला के दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा। कालीन भैया समझाने लगते हैं कि पूर्वांचल में हमारा अच्छा खासा दबदबा है, जहाँ पे हम आपकी पार्टी की छवि सुधारेंगे, साथ ही साथ में वोट बटोरेंगे। मुन्ना जो कि नया यूथ पार्टी का सदस्य है वो भी कई सारे बच्चों को जागरूक करेगा, आप बस हमें मौका दीजिए और पार्टी की छवि सुधारने का काम हमारा। मुख्यमंत्री जी समझ गए थे कि जेपी यादव सच में कोई काम नहीं कर रहा है और कालीन भैया जो कि पूर्वांचल के अंदर इतने ज्यादा फेमस है तो उनसे हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आखिर अब लखनऊ कांड का क्या करे, यानी कि लाला की शादी के अंदर जो इतने लोग मरे थे उसका क्या किया जाए। कालीन भैया कहते हैं कि आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, वो पीछे देखिए वो लड़का बैठा है, देखिए अभी कैसे बोलेगा। कालीन भैया ललित से पूछते हैं कि बेटा तू लखनऊ के अंदर गया था? ललित बोलता है हाँ भैया मैं गया था। कालीन भैया पूछते हैं कि बता तेरे हाथ में क्या था? ललित बोल देता है कि भैया मेरे हाथ में तो गन थी, और यहाँ उसने सबसे बड़ी गलती कर दी मुख्यमंत्री के सामने बोल के कि उसके हाथ में गन थी। अब आगे का सबको पता था कि होना क्या है, यानी कि ललित के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया गया कि गोरखपुर हत्याकांड के अंदर वो था। मकबूल भागते हुए ललित को रोक लेता और सबके सामने उसका गला दबा के उसे वहीं मार डालता है, यानी कि मुन्ना के ऊपर अब किसी भी तरीके का कोई इल्जाम नहीं लगने वाला था। मुन्ना आंखों के सामने देखता रह जाता है कि कैसे एक और उसका दोस्त बलि चढ़ गया है। ये लोग यहाँ से निकलते हैं और ये सारी चीजें जेपी यादव बाहर बैठ के देख रहा था कि आखिर ये त्रिपाठी यहाँ पे कैसे पहुंचा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। गाड़ी में बैठने के बाद में कालीन भैया मुन्ना से पूछते हैं कि बताओ मुन्ना आज क्या सीखा तुमने। मुन्ना तो हद से ज्यादा रो रहा था, हद से ज्यादा परेशान था, क्योंकि ये भी उसका एक आखिरी दोस्त था जो कि मर गया। वो बताता है कि हमने आज यही सीखा है कि जब भी कुर्बानी देने का वक्त आए तो सिर्फ और सिर्फ सिपाही की कुर्बानी दी जाती है, राजा कभी भी नहीं मरता। इसी के साथ में सीन यहाँ उस डॉक्टर के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे बाबर जो कि गुड्डू का सबसे वफादार आदमी था, वो गुड्डू के लिए काफी सारे गन, बुलेट और इसी के साथ में फोन वगैरह लेके पहुंच गया था। गोलू यहाँ पे बाबर को कहती है कि हमारी एक मदद करो, हमें कल गन चलाना सिखाओ। अगले दिन गोलू और डिम्पी दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों को बंदूक दी जाती है, लेकिन डिम्पी वहाँ से चली जाती है। गोलू का निशाना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, उसके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस था, ना हाथ सही था, न ही निशाना टाइम पे लग रहा था। अंदर बैठा बैठा
गुड्डू परेशान हो रहा था। डिम्पी बोल देती है कि उसे अपने घर जाना है। गुड्डू इसी समय बाहर निकलता है और अब वो खुद गोलू को बंदूक चलाना सिखाता है। उसका हाथ एकदम सही निशाने पे लगाता है, स्ट्रेट करता है, थोड़ा सा उसे टेढ़ा करता है और फिर कहता है कि निशाने को देखो और ठोक दो। अंदर आने के बाद पता चलता है कि डिम्पी चाहती है कि उसे इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। गुड्डू कहता है तो फिर ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम लखनऊ चली जाओ। डिम्पी कहती है कि नहीं नहीं, हमें तो मिर्जापुर ही जाना है, हम घर ही जाएंगे। गुड्डू कहता है कि देखो बबलू भी यही चाहता था कि तुम लखनऊ में जाके पढ़ाई करो, ऊपर से मिर्जापुर का हालात इतना ज्यादा खराब है कि अगर तुम मिर्जापुर गई तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो हमारी बात मानो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के नाते हमारी बात मानो और लखनऊ चली जाओ। डिम्पी कहती है ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हमें मम्मी पापा से मिलना है। आपको भी तो मिलना होगा ना, वो आपको कितना याद कर रहे होंगे। साथ ही में गोलू की तरफ भी देखा जाता है कि आखिर उसे भी तो अपने पापा से मिलना होगा। गुड्डू जिसके बाद में बाबर को कहता है कि कल हम लोग मिर्जापुर जाएंगे। यहाँ अगला सीन सीधा मिर्जापुर की फैक्ट्री के ऊपर ही शिफ्ट होता है, जहाँ पे सारे कबूतरों को बुलाया गया था और ये सारे कबूतर इसलिए परेशान थे क्योंकि गुड्डू और बबलू के टाइम पे इनके कट्टों का व्यापार बहुत ही बढ़िया चल रहा था, और जब से गुड्डू और बबलू गए हैं तो सारा काम धाम बिगड़ गया है। कालीन भैया अपने साथ में मुन्ना को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि आपको जो भी परेशानी है आप मुन्ना से बात करिए। मुन्ना कालीन भैया के जैसे पैर ऊपर करके टशन मार के बैठता है और पूछता है कि हाँ भाई बताओ उस्मान, क्या दिक्कत है। उस्मान बताता है कि काफी ज्यादा घाटा हो रहा है, अब बताइए भैया हम क्या करें। गुड्डू और बबलू के समय पे तो बहुत अच्छा चल रहा था। मुन्ना डांटता है कि गुड्डू और बबलू का आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा, उन्होंने तुम्हें जो भी बताया वो सारी स्ट्रेटेजी उन्हें हमने ही सिखाई थी। यानी कि बैठे बिठाए मुन्ना खुद को क्रेडिट दे देता है कि गुड्डू और बबलू का तो दिमाग था ही नहीं, जो भी चीजें सिखाई थी मुन्ना ने सिखाई थी। हालांकि वो वापस से वही चीज अप्लाई कर रहा है जो कि गुड्डू और बबलू ने करी थी कि सबको फ्री हैंड दे देना, 2 महीने तक सब फ्री के अंदर गोलियां ले और बंदूकों से जोरदार गोलीबारी करे और बाद में लाके पैसा दे। कालीन भैया को समझ नहीं आता कि ये मुन्ना सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है बस काम कर रहा है। इसी के साथ में मौर्य के पास में एक इन्विटेशन पहुंचता है। मौर्य यानी कि वही पुलिस इंस्पेक्टर जो कि त्रिपाठी का काम खत्म करने वाले थे, लेकिन बेचारे इतने पिटने के बाद में खुद लाइन पे आ जाते हैं। कालीन भैया के इन्विटेशन के कारण वो वहाँ पे अकेले ही पहुँचते हैं, परिवार को नहीं लेके जाते। कालीन भैया कहते भी हैं कि भाई अपनी बीवी को साथ लेके आना चाहिए था, बीना जी की भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती। तो मौर्य कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार उन्हें जरूर लेके आएंगे। खाना वाना खाने के बाद में मौर्य को एक अलग ही तरीके का गिफ्ट दिया जाता है। प्लेट के अंदर काफी सारे पैसे पड़े थे और ये सब कुछ मौर्य को अपना मुंह बंद रखने के लिए दिए गए थे। मुन्ना बोलता है कि सर ये अब आपके लिए नया तोहफा है, शहर के अंदर कट्टे वापस से उतरने वाले हैं, तो आप बाकी की चीजें संभाल लीजिएगा। मौर्य कहता है कि ठीक है सर, हो जाएगा बिल्कुल। कालीन भैया कहीं ना कहीं खुश थे कि अब मुन्ना लाइन पे पहुंच चुके हैं, वो जल्द ही यहाँ की बाहुबली बन जाएंगे और कालीन भैया आराम से रिटायरमेंट ले सकेंगे। वो बीना के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आओ चलो आज साथ में सोते हैं। तो बीना झटका देती है कि आज चले जाइए, आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है। कालीन भैया गाली बकते हैं कि पागल औरत हमेशा तो खुद ही चढ़ जाती है और आज जब मैं कह रहा हूँ तो फिर खुद जा रही है, और वहीं से बीना चली जाती है क्योंकि उसे तो बाबूजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सीन जिसके बाद में पंडित जी के घर के ऊपर शिफ्ट होता है। पंडित जी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर ही रहे थे और तभी इनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। वसुधा और पंडित जी दोनों ही डर जाते हैं कि आखिर कौन होगा। तभी गुड्डू आवाज देता है कि हम हैं, और दरवाजा खोलने पे डिम्पी और गुड्डू दोनों ही अंदर आते हैं। इनकी माँ फूट फूट के रोती है कि आखिर ये दोनों तो बच गए। पंडित जी भी बहुत रोते हैं कि चलो जो घर के अंदर आया वो तो ठीक है। इन लोगों को बैठने के लिए कहा जाता है कि बैठो, हम खाना वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हम गुप्ता जी को देखते हैं जहाँ गोलू उनके सामने बैठी थी। गुप्ता जी भी स्वीटी को याद करके बहुत रोते हैं कि उनकी बेटी उनसे बहुत दूर हो गई है, लेकिन गोलू यहाँ पे वादा करती है कि आप कहते थे ना कि आपकी बेटी को मिर्जापुर के ऊपर राज करना चाहिए, आपकी बड़ी बेटी तो ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन आपकी छोटी बेटी ऐसा जरूर करेगी। यहाँ दूसरी तरफ वसुधा बच्चों के लिए खाना वगैरह बना रही थी। डिम्पी और गुड्डू दोनों साथ ही बैठे थे। पंडित जी पूछते हैं कि अब तो तुम वापस आ गए हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो गुड्डू अपने माँ और बाप दोनों को रोकता है कि आप दोनों पहले हमारी बात सुनिए, हमें कुछ कहना है। डिम्पी को असल के अंदर हम लखनऊ भेज रहे हैं, इसे वहीं पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और रही बात हमारी तो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, अगर हम यहाँ पे रुके तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, पहले घर के अंदर 2 मौतें हो चुकी है और उसके बाद में तुम्हें अभी भी रुकना नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। गुड्डू कहता है 2 नहीं बल्कि 3 मौतें हो गई है, स्वीटी पेट से थी। ये बात सुन के तो बेचारी वसुधा और पंडित जी का तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। गुड्डू कहता है कि हम इसके अंदर घुस चुके हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम जिंदा तक भी नहीं बचेंगे, हमें बल्कि आज की आज ही निकलना होगा। पंडित जी बहुत ज्यादा भड़के हुए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। गुड्डू अपने बाप को बोल देता है कि पापा आपको एक सच बात बताए ना, आपको क्या हो रहा है, आपको बबलू के मरने का उतना दुख नहीं है जितना कि हमारे जिंदा रहने का दुख है। जितने में तो वसुधा खड़ी होती है और चटाचट चाटे मारती है गुड्डू को कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि अपने बाप से कैसे बात कर रहे हो, इतने दिन हो गए उसने खाना तक नहीं खाया, रात को सोते नहीं है, अपना एक बेटा खो चुकी है और ऊपर से तुम आके ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म भी है थोड़ी। गुड्डू कहता है कि मैं सच तो बोल रहा हूँ और गलत क्या बोल रहा हूँ, आखिर पापा को देखिए कितना ज्यादा दुख है, हम जिंदा है इस चक्कर के अंदर, अगर हम ही मर गए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। जिसके बाद में पंडित जी बोलते हैं कि अगली बार अगर तुम इस घर के अंदर आए तो पूरी तरीके से ही आना, अगर ऐसे बीच बीच के अंदर आओगे तो आज के बाद इस घर के अंदर आना मत। तो गुड्डू कहता है कि आप इस घर के बारे में कह रहे हैं, हम तो पूरे मिर्जापुर को लेने के चक्कर में हैं। वहीं पे सेम टाइम के अंदर गोलू भी बिल्कुल रेडी थी अपना बदला लेने के लिए। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।